फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाईगिरी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखते हैं ये जो कोऑर्डिनेशन टर्म है उसका मीनिंग क्या होता है। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ वन अनदर। कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रोसेस है जिसमें दो या फिर दो से ज़्यादा ऑर्गन्स जो है वो साथ में काम करते हैं ताकि कोई भी एक फंक्शन जो परफॉर्म हो सके। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जब हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं उसमें क्या होता है, हमारी जो मस्कुलर एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब हमारी मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है तो हमारे मसल्स का जो ऑक्सीजन डिमांड है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अब ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज़ हुआ है तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं वो भी इंक्रीज़ होंगे ताकि हमारे मसल्स का ऑक्सीजन डिमांड मीट कर सके। तो क्या क्या इंक्रीज़ होगा वो देखते हैं। रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, साथ साथ क्या इंक्रीज़ होगा, हमारा हार्ट बीट भी इंक्रीज़ होगा। अब हार्ट बीट तो इंक्रीज़ हुआ ही, साथ साथ हमारे जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। अब आप ये देखोगे तो अगर रेट ऑफ रेस्पिरेशन कब इंक्रीज़ होगा, जब हमारे लंग्स की एक्टिविटी इंक्रीज़ हुई होगी। और ये हार्ट बीट और ये ब्लड फ्लो कब इंक्रीज़ होगा, जब हमारे हार्ट की एक्टिविटी इंक्रीज़ हुई होगी। तो अगर हम लोग देखें तो लंग्स और हार्ट जो है वो कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, तब जाके जो हमारा फंक्शन है एक्सरसाइज तब जाके ये पूरा हो रहा है। इवन ये लंग और हार्ट की बात नहीं है, अगर आप देखोगे तो ब्लड वेसल्स का भी ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हुआ है, यानी ब्लड वेसल्स का भी एक्टिविटी वो इंक्रीज़ हुआ है। साथ ही साथ हमारे जो नर्व है उनकी भी एक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है क्योंकि वो जल्दी जल्दी नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यानी अगर देखा जाए तो अगर काफ़ी सारे ऑर्गन्स जो साथ में काम करते हैं तभी जाके कोई भी एक फंक्शन जो परफॉर्म हो सकता है। इन एनिमल्स द नर्वस सिस्टम एंड द हार्मोनल सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एनिमल्स में नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम, जिसको हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं, वो इन्वॉल्व होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और हार्मोनल सिस्टम में पढ़ेंगे हम लोग आने वाले लेक्चर्स में। तो बेसिकली अब शुरू करते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम, ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका दो मेजर डिवीजन है। पहला हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और दूसरा हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें दो ऑर्गन्स आते हैं, पहला हो गया स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा हो गया ब्रेन। और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें वो नर्व्स आते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कनेक्ट करते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट से। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो टाइप के नर्व आते हैं। पहला हो गया स्पाइनल नर्व, ये जो स्पाइनल नर्व है वो सब ऑरिजिनेट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से। और दूसरा आता है क्रेनियल नर्व, ये सारे जो क्रेनियल नर्व है वो ऑरिजिनेट होते हैं ब्रेन से। तो ये था एक ओवरव्यू नर्वस सिस्टम का। अब हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली जो नर्वस सिस्टम है वो बना कैसे है। नर्वस सिस्टम, द नर्वस सिस्टम इज कम्पोज ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज कॉल्ड नर्वस टिश्यू। ये जो नर्वस सिस्टम है हमारा वो बना हुआ है बहुत सारे नर्वस टिश्यू से। The nerve cell or neuron is the functional and structural unit of the nervous system। ये जो नर्व सेल, इसको हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं, वो नर्वस सिस्टम का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। इट इज नर्वस सिस्टम विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। ये जो नर्वस सिस्टम है वही जो है मेजरली इन्वॉल्व होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। कहने को तो हम लोग ये भी कहते हैं कि हार्मोनल सिस्टम इन्वॉल्व होता है, लेकिन अगर बात करें हम लोग मेजर रोल की तो मेजर रोल होता है हमारे नर्वस सिस्टम का। अब देखते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम का फंक्शंस। टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है वो रिसीव करता है हमारा नर्वस सिस्टम। टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है वो भी रिसीव करता है नर्वस सिस्टम। टू एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स, जो भी हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या फिर हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इंफॉर्मेशन रिसीव होती है उसके रिस्पॉन्स में जो नर्वस सिस्टम इम्पल्स सेंड करता है तो वो इम्पल्स सेंड करता है ग्लैंड्स और मसल्स को, और उसी के अकॉर्डिंगली ग्लैंड्स और मसल्स जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो बेसिकली ये था नर्वस सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे रिसेप्टर्स के बारे में। रिसेप्टर्स आर द स्पेशलाइज्ड स्टेप्स ऑफ द नर्व फाइबर्स दैट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन टू बी कंडक्टेड बाय द नर्व्स। ये जो रिसेप्टर्स है वो नर्व्स फाइबर्स के स्पेशलाइज्ड स्टेप हैं जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और ये जो इंफॉर्मेशन जो वो कलेक्ट करते हैं वो हमारे नर्व्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द सेंस ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल्स। ये जो रिसेप्टर्स है वो प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स के सेंस ऑर्गन्स में। तो बेसिकली ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो ह्यूमन बॉडी में 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स मिलते हैं।
फर्स्ट हो गया फोनोरिसेप्टर्स, सेकेंड हो गया फोटोरिसेप्टर्स, थर्ड हो गया थर्मोरिसेप्टर्स, फोर्थ हो गया ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स और फिफ्थ हो गया गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो पहले देखते हैं हम लोग फोनोरिसेप्टर्स के बारे में। These are present in inner ear. These receptors are responsible for hearing and balance of the body. ये जो फोनोरिसेप्टर्स है वो प्रेजेंट होते हैं इनर ईयर में और इनका जो मेन फंक्शन है वो है हियरिंग और बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना। फोटोरिसेप्टर्स, these are present in the eye. These receptors are responsible for visual stimulus. ये जो फोटोरिसेप्टर्स है वो प्रेजेंट होते हैं हमारे आई में और ये का जो मेन फंक्शन है वो है विजुअल स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करना। अब देखते हैं हम लोग थर्मोरिसेप्टर्स के बारे में। दीज आर प्रेजेंट इन द स्किन। दीज रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, टच एंड हीट स्टिमुलाई। ये जो थर्मोरिसेप्टर्स है वो प्रेजेंट होते हैं स्किन में और इनका जो मेन रोल है वो है पेन या फिर टच या फिर हीट स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स करना। अब देखते हैं हम लोग ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के बारे में। दीज आर प्रेजेंट इन द नोज। दीज रिसेप्टर्स रिसीव स्मेल। ये जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है वो हमारे नोज़ में मिलते हैं और इनका जो मेजर फंक्शन है वो है स्मेल डिटेक्ट करना। अब देखते हैं हम लोग गस्टेटरी रिसेप्टर्स के बारे में। दे आर प्रेजेंट इन द टंग। दीज रिसेप्टर्स हेल्प इन टेस्ट डिटेक्शन। ये जो हमारे गस्टेटरी रिसेप्टर्स है वो मिलते हैं टंग में और इनका जो मेजर रोल है वो है टेस्ट डिटेक्ट करना। तो बेसिकली ये था रिसेप्टर। अब पढ़ेंगे हम लोग न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये जो न्यूरॉन जिसको हम लोग नर्व सेल भी कहते हैं वो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। इट इज़ अ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये जो न्यूरॉन है एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है जिसका जो मेन फंक्शन है वो है नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करना। ये जो न्यूरॉन है उसके बेसिकली 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट हो गया साइटॉन जिसको हम लोग सेल बॉडी भी कहते हैं, सेकेंड हो गया डेंड्राइट्स और थर्ड हो गया एक्सॉन। ये जो तीनों मेजर पार्ट्स है वो देखेंगे हम लोग एक डायग्राम में। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको ये है न्यूरॉन। तो ये आपको जो स्टार शेप जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है सेल बॉडी जिसको हम लोग साइटॉन भी कहते हैं। ये जो सेल बॉडी के अंदर आपको एक डार्क स्टेन स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ये है न्यूक्लियस और ये सेल बॉडी के अराउंड आपको बहुत सारे हेयर लाइक प्रोसेस दिख रहे हैं ये है डेंड्राइट्स और यही आपको सेल बॉडी से एक टेल लाइक स्ट्रक्चर निकलता हुआ दिखेगा। तो इस टेल लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग एक्सॉन और वहीं एक्सॉन के एंडिंग में भी आप देखोगे काफ़ी सारे हेयर लाइक प्रोसेस हैं। ये जो हेयर लाइक प्रोसेस उनसे कहते हैं हम लोग नर्व एंडिंग। तो ये था न्यूरॉन। अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, तो ह्यूमन बॉडी में 3 टाइप के न्यूरॉन मिलते हैं। पहला हो गया सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा हो गया मोटर न्यूरॉन, तीसरा हो गया एसोसिएशन न्यूरॉन जिसको हम लोग रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग सेंसरी न्यूरॉन के बारे में। दे कैरी सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, सेंसरी इम्पल्स कैरी करता है रिसेप्टर ऑर्गन जिसको हम लोग सेंसरी ऑर्गन भी कहते हैं वहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 ऑर्गन आते हैं, पहला हो गया ब्रेन और दूसरा हो गया स्पाइनल कॉर्ड। अब देखते हैं हम लोग मोटर न्यूरॉन के बारे में। दे कैरी मोटर इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू एन इफेक्टेड ऑर्गन। ये जो मोटर न्यूरॉन है वो मोटर इम्पल्स कैरी करते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टेड ऑर्गन और ये इफेक्टेड ऑर्गन में आगे हमारे मसल्स या फिर ग्लैंड्स। अब देखते हैं हम लोग एसोसिएशन न्यूरॉन के बारे में। दे आर लोकेटेड इन द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये जो हमारे एसोसिएशन न्यूरॉन है वो प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड में। दे इंटरकनेक्ट्स दी सेंसरी न्यूरॉन एंड दी मोटर न्यूरॉन। ये जो हमारे एसोसिएशन न्यूरॉन है इनका जो मेजर रोल है वो है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करने का। तो ये थे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब पढ़ेंगे हम लोग साइनैप्स के बारे में। साइनैप्स, द पॉइंट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन विद द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनैप्स। जो साइनैप्स है वो एक पॉइंट कॉन्टैक्ट है एक न्यूरॉन के एक्सॉन के टर्मिनल ब्रांच में और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में। तो जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है ये हमारा मान लीजिए ये फर्स्ट न्यूरॉन है और ये सेकेंड न्यूरॉन है। ये जो फर्स्ट न्यूरॉन का जो एक्सॉन का टर्मिनल ब्रांच है और वहीं जो सेकेंड न्यूरॉन है उसका जो डेंड्राइट है उस दोनों के बीच में जो एक कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट को कहते हैं हम लोग साइनैप्स। ये जो हमारा फर्स्ट न्यूरॉन है जिससे क्या होता है कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो साइनैप्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है हमारे सेकेंड न्यूरॉन में। इसीलिए जो फर्स्ट न्यूरॉन उसको कहते हैं हम लोग प्री साइनैप्टिक सेल या फिर सेंडिंग सेल। वही हमारा जो सेकेंड न्यूरॉन है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है इसलिए उसको रिसीविंग सेल कहते हैं या फिर पोस्ट साइनैप्टिक सेल। तो बेसिकली ये था साइनैप्स। अब पढ़ते हैं हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में।
Neuromuscular junction. It is the point where a muscle fiber comes in contact with a motor neuron carrying a nerve impulse from the central nervous system. ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ये एक पॉइंट है जहाँ पे एक मसल फाइबर कॉन्टैक्ट में आता है मोटर न्यूरॉन के। ये मोटर न्यूरॉन वही न्यूरॉन है जो नर्व इम्पल्स कैरी करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स तक। जैसा कि आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे एक्सॉन का एक जो एंडिंग है वो कॉन्टैक्ट में है मसल फाइबर से। ये जो पॉइंट है इसी को कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और ये जो एक्सॉन है वो एक मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन है। तो बेसिकली यही था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन के बारे में। ये जो नर्व इम्पल्स हैं वो हमारे डेंड्राइट्स में जनरेट होते हैं। एग्जैक्ट सीन ये है कि डेंड्राइट्स में काफ़ी सारे रिसेप्टर्स होते हैं। ये जो रिसेप्टर्स जो है किसी भी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, और इसके रिस्पॉन्स की वजह से एक इम्पल्स जनरेट होता है डेंड्राइट्स में, और फिर डेंड्राइट्स से जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट हो जाता है सेल बॉडी में। सेल बॉडी से फिर आता है ये एक्सॉन में, एक्सॉन से फिर नर्व एंडिंग्स में जो प्रेजेंट होता है एक्सॉन के टिप में। फिर ये नर्व एंडिंग से आता है साइनाप्स में, साइनाप्स से फिर आता है ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में। तो जैसे आप डायग्राम देख रहे हो तो डेंड्राइट्स से आएगा सेल बॉडी में, सेल बॉडी से फिर एक्सॉन में, एक्सॉन से फिर नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग से साइनाप्स, और फिर साइनाप्स से आ जाएगा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में। जैसे कि आपने डायग्राम देखा, तो अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो जो नर्व इम्पल्स है डेंड्राइट्स से जो नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो रहा है उसका अगर डायरेक्शन की बात करें तो इट इज़ टुवर्ड्स द सेल बॉडी। वही अगर हम बात करें एक्सॉन के केस की, तो एक्सॉन के केस में जो नर्व इम्पल्स जो ट्रांसमिट हो रहा है वो हो रहा है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना कि जो नर्व इम्पल्स है, जब हम लोग न्यूरॉन के केस में बात करेंगे तो जो नर्व इम्पल्स जो न्यूरॉन के केस में जो पास होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, लेकिन वही अगर बात करें साइनाप्स में तो वो होते हैं केमिकल इम्पल्स। ये केमिकल इम्पल्स क्यों होते हैं वो देखते हैं। केमिकल्स रिलीज फ्रॉम द एक्सॉन टिप ऑफ वन न्यूरॉन क्रॉसेस द साइनाप्स टू रीच द नेक्स्ट न्यूरॉन। जो नर्व एंडिंग है उसके टिप से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, और इनफैक्ट ये वही केमिकल्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। इसीलिए जो साइनाप्स में जो इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है उसे कहते हैं हम लोग केमिकल इम्पल्स। तो बेसिकली यही था हमारा नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन। अब हम लोग जानते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इनवॉलेंट्री एंड सडन मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? चेंज इन द इन्वायरमेंट ऑफ अ बॉडी। तो बेसिकली जो रिफ्लेक्स एक्शन है एक इनवॉलेंट्री और सडन मूवमेंट है हमारे बॉडी के इन्वायरमेंट में चेंज की वजह से। इसको समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लो कहीं आग जल रहा है, अगर हम जलती हुई आग के पास अपना हाथ लेकर जाएंगे, जैसे ही हमें जलना महसूस होता है हम लोग तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं। हम लोग थोड़ा सोचते हैं अच्छा हाथ जल रहा है, फिर हाथ हटाएंगे, और एक सडन एक्शन होता है हमारा। जैसे हाथ जला तुरंत हमारा हाथ पीछे हट जाता है। तो ये जो ऐसे एक्शंस को कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है बहुत लोगों का, बहुत लोग इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन में कन्फ्यूज जाते हैं। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा इनवॉलेंट्री एक्शन है जिसमें हमें एक स्टिमुलस की ज़रूरत होती है। नो डाउट ये भी एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, लेकिन ये डिफरेंट है बाकी इनवॉलेंट्री एक्शन से, क्योंकि जैसे बाकी इनवॉलेंट्री एक्शंस हो गए हमारे रिस्पायरेशन और डाइजेशन, इसमें किसी भी स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन तो बात करें एक रिफ्लेक्स एक्शन की तो इसमें हम लोग को ज़रूरत होती है एक स्टिमुलस की। तो ये था हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। अब जानते हैं हम लोग रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। द पाथवे इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। जो रिफ्लेक्स एक्शन में जो पूरा कंप्लीट पाथवे जो इन्वॉल्व होता है उसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्स आर्क। इट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट दैट कैन बी टेकन बाय एन इम्पल्स फ्रॉम एन रिसेप्टर टू एन इफेक्टर। ये जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है जो एक इम्पल्स ट्रेवल करता है एक रिसेप्टर से एक इफेक्टर तक। ये रिफ्लेक्स आर्क को समझेंगे हम लोग एक डायग्राम के थ्रू। उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स है वो देख लेते हैं। रिसेप्टर ऑर्गन्स, दिस आर बेसिकली सेंसरी ऑर्गन्स, दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस एंड जनरेट इम्पल्स टू सेंसरी न्यूरॉन। ये जो रिसेप्टर ऑर्गन्स है वो बेसिकली सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन्स है। फर्स्ट हो गया आई, सेकेंड हो गया ईयर, थर्ड हो गया नोज, फोर्थ हो गया टंग और फिफ्थ हो गया स्किन। और रिसेप्टर ऑर्गन्स का काम ये है कि वो किसी भी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं और इन रिटर्न इम्पल्स जनरेट कर देते हैं सेंसरी न्यूरॉन को। अब देखते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। इट इज़ अ रीजन वेयर इनकमिंग सेंसरी इम्पल्स
जनरेट्स एन आउटगोइंग मोटर इम्पल्स। ये स्पाइनल कॉर्ड वही रीजन है जहाँ पे इनकमिंग सेंसरी इम्पल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आउटगोइंग मोटर इम्पल्स में। इन द सेंटर देयर मे बी अ रिले न्यूरॉन बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। ये स्पाइनल कॉर्ड में ही रिले न्यूरॉन प्रेजेंट होता है जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को इंटरकनेक्ट करता है। अब देखते हैं हम लोग इफेक्टर ऑर्गन्स के बारे में। दिस इंक्लूड मसल्स और ग्लैंड, दे रिस्पॉन्ड टू इम्पल्स रिसीव फ्रॉम मोटर न्यूरॉन। इफेक्टर ऑर्गन्स में आते हैं मसल्स और ग्लैंड, और इफेक्टर ऑर्गन्स का काम ये है कि जो भी वो इम्पल्स रिसीव करते हैं मोटर न्यूरॉन से उसके लिए वो रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर बात करें मसल्स या ग्लैंड की तो मसल्स में क्या होगा, या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा या तो रिलैक्सेशन होगा। और हम लोग बात करें ग्लैंड की तो ग्लैंड क्या करेंगे, हार्मोन्स रिलीज करेंगे। तो ये थे सारे बेसिक टर्म्स। अब हम लोग समझेंगे रिफ्लेक्स आर्क एक डायग्राम के थ्रू। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसे समझेंगे हम लोग रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं आपको एक हॉट ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा। इस हॉट ऑब्जेक्ट के पास जैसे हम अपना हाथ लेकर जाएंगे तो हमारे जो फिंगर टिप्स के पास जो स्किन है उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाएगा, और इस चेंज इन टेम्परेचर की वजह से एक स्टिमुलस जनरेट होगा, और जो हमारे रिसेप्टर्स हैं इस स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करेंगे और एक इम्पल्स जनरेट करेंगे हमारे सेंसरी न्यूरॉन को। और ये सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, ये जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट कर देगा स्पाइनल कॉर्ड में। जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड में इम्पल्स रिसीव होगा वो तुरंत एक मैसेज सेंड करेगा ब्रेन को। लेकिन होगा क्या कि स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, तो रिले न्यूरॉन क्या करेंगे कि वो ब्रेन के रिस्पॉन्ड करने का वेट नहीं करेंगे। जैसे इम्पल्स रिसीव होगा वो ट्रांसफ़र कर देंगे उस इम्पल्स को मोटर न्यूरॉन में, और ये मोटर न्यूरॉन से क्या होगा, ये इम्पल्स ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारे मसल्स में, और फिर मसल जैसे इम्पल्स रिसीव होगा हमारे मसल्स इसके रिस्पॉन्ड करेंगे, और इसकी वजह से हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से हमारा जो हाथ है वो उस हॉट ऑब्जेक्ट से दूर हो जाएगा। अब आप ये सोचोगे कि जनरली सारे जितने भी एक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, तो इस रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन ने काम क्यों नहीं किया। देखो रीज़न ये है कि जो ब्रेन जब रिस्पॉन्ड करता है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर हम लोग वेट करते ब्रेन के रिस्पॉन्ड करने का तब तक हमारा हाथ जल चुका होता, ये तब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब हमारा डैमेज हो चुका है तब तो कहीं ना कहीं कोई भी इम्पल्स जनरेट करने का या कंडक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, जब ब्रेन ने कुछ काम किया ही नहीं तब हम लोग ब्रेन को मैसेज क्यों सेंड कर रहे हैं। देखो उसका रीज़न ये है कि एक मेमोरी हमारे ब्रेन में रहे कि ये इवेंट हुआ था। तो बेसिकली यही था हमारा रिफ्लेक्स आर्क। हम लोगों ने समझ लिया रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, तो यहीं पे कंप्लीट होता है टॉपिक। अब पढ़ेंगे हम लोग ब्रेन के बारे में। ब्रेन इट इज़ अ हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। ये जो ब्रेन है काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है और बना हुआ है नर्वस टिश्यू से। इट इज़ अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड द ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम। ये जो ब्रेन है काफ़ी डेलिकेट ऑर्गन है जिसकी वजह से अगर माइनर इंजरी भी हो तो ब्रेन काफ़ी हद तक डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये जो ब्रेन है वो प्रेजेंट होता है ब्रेन बॉक्स या फिर क्रेनियम के अंदर। इट इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ अ बॉडी। हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सबको कोऑर्डिनेट करता है हमारा ब्रेन। तो बेसिकली ये था ब्रेन। अब ये देखते हैं कि हमारे ब्रेन किस किस लेयर से कवर्ड है। द ब्रेन इज़ कवर्ड बाई 3 मेम्ब्रेनस कवरिंग कॉल्ड एज मेनिंजेस। ये जो ब्रेन है वो 3 मेम्ब्रेनस कवरिंग से कवर्ड है जिसको मेनिंजेस कहते हैं। पहला हो गया ड्यूरा मैटर, दूसरा हो गया एरेक्नोइड और तीसरा हो गया पाया मैटर। This space between the covering membrane is filled with a watery fluid called cerebrospinal fluid, which acts like a cushion to protect the brain from shocks. ये जो तीनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसमें एक फ्लूइड फिल्ड होता है। ये जो फ्लूइड है एक वाटरी फ्लूइड है, इसका नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड एक कुशन की तरह एक्ट करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है शॉक से। द सेम फ्लूइड ऑल्सो फिल्स द सेंट्रल स्पेस ऑफ द ब्रेन एंड द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। यही फ्लूइड जो है ब्रेन के सेंट्रल स्पेस में प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल में प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली ये था ब्रेन का मेम्ब्रेनस कवरिंग। अब देखते हैं हम लोग ब्रेन के मेजर पार्ट्स के बारे में। द ब्रेन हैज़ 3 मेजर पार्ट्स और रीजन्स। पहला हो गया फोर ब्रेन, दूसरा हो गया मिड ब्रेन और तीसरा हो गया हाइंड ब्रेन। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसमें आपको जो ऑरेंज कलर रीजन दिख रहा है वो है फोर ब्रेन, वहीं आपको जो ग्रीन कलर रीजन दिख रहा है ये है मिड ब्रेन, और यहीं पे जो येलो कलर रीजन है ये है हाइंड ब्रेन।
तो अब ये देखते हैं हम लोग कि जो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन है, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। हमारे जो ब्रेन है उसके 3 मेजर पार्ट्स हैं। पहला हो गया फोर ब्रेन, दूसरा हो गया मिड ब्रेन, दूसरा हो गया हाइंड ब्रेन। ये जो फोर ब्रेन है उसमें 2 मेजर स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला हो गया सेरेब्रम, दूसरा हो गया डाइंसिफिलॉन। ये जो डाइंसिफिलॉन उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक हो गया थैलमस, दूसरा हो गया हाइपोथैलेमस। जैसे डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे है सेरेब्रम और यहाँ है हाइपोथैलेमस। ये थैलमस जो इस डायग्राम में दिख नहीं रहा, लेकिन वो हाइपोथैलेमस के पास ही होता है। अब आते हैं हम लोग मिड ब्रेन पर। ये जो आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, ये है मिड ब्रेन। अब देखते हैं हम लोग हाइंड ब्रेन के बारे में। ये जो हाइंड ब्रेन है उसमें 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। पहला हो गया पॉन्स, दूसरा हो गया मेडुला और तीसरा हो गया सेरेब्रम। तो बेसिकली यही सारे स्ट्रक्चर्स हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। अब एक एक करके हम लोग सबके बारे में पढ़ते हैं। Forebrain, it is the most complex and specialized part of the brain. It consists of cerebrum and diencephalon. हमारे ब्रेन का सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे स्पेशलाइज पार्ट है फोरब्रेन। इस फोरब्रेन में प्रेजेंट है 2 स्ट्रक्चर्स। पहला हो गया सेरेब्रम, दूसरा हो गया डाइंसिफिलॉन। जो डाइंसिफिलॉन उसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला हो गया थैलमस, दूसरा हो गया हाइपोथैलेमस। अब ये देखते हैं कि फोरब्रेन के फंक्शंस क्या क्या हैं। इट इज़ द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी जो ब्रेन का थिंकिंग फंक्शन है वो फॉर्म करता है फोरब्रेन। कंट्रोल दी वॉलेंट्री एक्शंस, हमारे बॉडी के जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस है उसको कंट्रोल करता है फोरब्रेन। स्टोर इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन स्टोरेज का जो फंक्शन है परफॉर्म करता है फोरब्रेन। रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से सारे जितने भी सेंसरी इम्पल्स है वो रिसीव होते हैं फोरब्रेन में, और इवन उनका इंटीग्रेशन भी फोरब्रेन में ही होता है। सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर इज प्रेजेंट इन दिस पार्ट, यानी जो हंगर सेंटर है वो भी प्रेजेंट होता है फोरब्रेन में। तो बेसिकली ये था फोरब्रेन। अब पढ़ेंगे हम लोग मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन, इट इज़ अ स्मॉल ट्यूबुलर पार्ट। ये जो मिड ब्रेन है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और एक बहुत स्मॉल पोर्शन है पूरे ब्रेन का। इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज चेंज इन प्यूपिल साइज। ये जो मिड ब्रेन है वो इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारे प्यूपिल का साइज चेंज होना। हम लोगों ने देखा होगा कि जब बहुत कम लाइट होती है उस वक्त हमारा प्यूपिल डायलेट हो जाता है ताकि मैक्सिमम लाइट हमारे आइज़ में एंटर हो सके। वहीं जब काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है तो जब हमारा जो प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ये जो कंस्ट्रिक्शन और डायलेशन है प्यूपिल में वो कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक। इवन जो हेड, नेक और ट्रंक के जो रिफ्लेक्स मूवमेंट है उसको भी कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। तो यही था मिड ब्रेन। अब पढ़ेंगे हम लोग हाइंड ब्रेन के बारे में। हाइंड ब्रेन कंटेन्स 3 स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट सेरेबेलम, सेकेंड मेडुला, थर्ड हो गया पॉन्स। पहले पढ़ेंगे हम लोग सेरेबेलम के बारे में। इट मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी का प्रॉपर पोस्चर और बैलेंस है वो मेंटेन करता है सेरेबेलम। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस। हमारे बॉडी के जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस है वो सब सही से परफॉर्म हो, इसका जो ध्यान है वो सेरेबेलम रखता है। The impulse for performing a voluntary action originates in the cerebellum and not in the cerebellum. जितनी voluntary action है वो परफॉर्म करने का जो impulse है वो cerebellum से आता है, ना कि cerebellum से। जैसे चलना ही अगर हम लोग को है, चलने का जो impulse है वो आता है cerebellum से, लेकिन चलने के वक्त हमारे जितने भी मसल्स होते हैं लेग के उन सब में कोऑर्डिनेशन होता है, वो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है cerebellum. Picking up a pen, walking in a straight line, riding a bicycle are all functions of cerebellum part of hind brain. पेन उठाना हो गया या फिर एक स्ट्रेट लाइन में चलना हो गया या फिर साइकिल चलाना हो गया, ये जो सारे फंक्शंस हैं वो सेरेबेलम के फंक्शंस हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग मेडुला के बारे में। कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वोमिटिंग। ये जो मेडुला है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वोमिटिंग, ये जो तीनों इनवॉलेंट्री एक्शंस है उसको कंट्रोल करता है मेडुला। अब पढ़ते हैं हम लोग पॉन्स के बारे में। कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस, जो पॉन्स है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स रेस्पायरेशन, ये पॉन्स जो है वो रेस्पायरेशन भी रेगुलेट करता है। तो यहीं पे कंप्लीट होता है हमारा हाइंड ब्रेन। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है काफ़ी डेलिकेट स्ट्रक्चर्स है। माइनर इंजरी की वजह से भी ये लोग काफ़ी हद तक डैमेज हो सकते हैं, तो इन लोगों को डैमेज से बचाए रखने के लिए ये लोग प्रेजेंट होते हैं बोनी स्ट्रक्चर्स के अंदर। Brain is well protected inside the brain box or cranium. Inside the box, the brain is contained in a fluid-filled balloon which provides further shock absorption. ये जो ब्रेन है वो प्रेजेंट होता है ब्रेन बॉक्स के अंदर। ये इसी ब्रेन बॉक्स को हम लोग क्रेनियम भी कहते हैं। ये जो ब्रेन बॉक्स है उसके अंदर एक बलून टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस बलून टाइप के स्ट्रक्चर में एक फ्लूइड फिल्ड होता है। ये जो फ्लूइड है
वो ब्रेन को बचाए रखता है शॉक से। अब देखते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड इज इंक्लोज्ड इन वर्टिब्रल कॉलम। जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको डैमेज से बचाए रखने के लिए वो प्रेजेंट होता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। अगर हम अपना बैक का मिडिल पार्ट अगर टच करेंगे तो आपको एक रफ टाइप का स्ट्रक्चर्स फील होगा। ये जो रफ स्ट्रक्चर्स है यही वर्टिब्रल कॉलम है और इसी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। हम लोगों ने नर्वस टिश्यू को पढ़ लिया, इवन ये भी पढ़ लिया कि नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट कैसे होते हैं। लेकिन अब ये देखते हैं कि मसल्स में एग्जैक्ट मूवमेंट कैसे होता है। व्हेन अ नर्व इम्पल्स रीचेस द मसल फाइबर मस्ट मूव। जैसे ही हमारे मसल्स में नर्व इम्पल्स रिसीव होता है उसी वक्त हमारे मसल्स में मूवमेंट होती है। चलो मसल्स के लेवल पर समझ में आ गया, लेकिन अगर बात करें हम लोग सेल के लेवल पे तो उसमें मूवमेंट कैसे होती है। द मसल सेल्स मूव बाय चेंजिंग देयर शेप। जैसे हमारे मसल सेल्स में इम्पल्स रिसीव होता है वो मूवमेंट शो करता है अपना शेप चेंज करके। और ये जो शेप चेंज है वो कैसे होता है। मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन्स दैट कैन चेंज बोथ देयर शेप and their arrangement in the cell in response to nerve impulse. When this happens, new arrangement of this protein give the muscle cells a shorter form. ये जो मसल सेल है इसमें स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे सेल्स में इम्पल्स रिसीव होता है तो जो स्पेशल प्रोटीन है इनका जो शेप है और अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाता है और ये चेंज की वजह से हमारे जो मसल सेल्स है इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है एक शॉर्टर फॉर्म में। अब पढ़ेंगे हम लोग वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स के बारे में। बोथ दी मसल्स आर अंडर रेगुलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। ये जो दोनों मसल्स है हमारे वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, ये जो दोनों में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो दोनों को रेगुलेट करता है हमारा नर्वस सिस्टम। वॉलंटरी मसल्स आर अंडर आवर कंट्रोल वेयरएज इनवॉलंटरी मसल्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। ये जो वॉलंटरी मसल्स हैं ये लोग को हम अपनी मर्जी के हिसाब से मूव कर सकते हैं, जैसे कि हमारे स्केलेटल मसल्स। लेकिन वही अगर बात करें हम लोग इनवॉलंटरी मसल्स की, इन लोग का जो मूवमेंट है वो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। तो ये था हमारा वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स। अब देखेंगे हम लोग कुछ MCQs। द इम्पल्स फॉर परफॉर्मिंग अ वॉलंटरी एक्शन ऑरिजिनेट्स इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमारी बॉडी कितने भी वॉलंटरी एक्शन है उसका परफॉर्म करने का जो इम्पल्स है वो ऑरिजिनेट होता है सेरेब्रम में। तो इसका आंसर हो गया 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। इट्स एन इनवॉलंटरी एक्शन, ये एक सही स्टेटमेंट है। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी स्टिमुलस, ये एक गलत स्टेटमेंट है। इट इज़ अ वॉलंटरी एक्शन, ये भी एक गलत स्टेटमेंट है। इट रिक्वायर्स स्टिमुलस, ये एक सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हो गया हमारा 1 और 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ ब्रेन। थिंकिंग, ये एक फंक्शन है ब्रेन का, परफॉर्म कौन करता है, सेरेब्रम। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, ये भी फंक्शन है ब्रेन का, परफॉर्म कौन करता है, मेडुला। मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी, ये भी फंक्शन है ब्रेन का, परफॉर्म कौन करता है, सेरेबेलम। और 4th ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, 4th ऑल ऑफ द अबव। द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनैप्स। तो इसका आंसर है 2nd। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। बोथ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स आर अंडर रेगुलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, ये एक सही स्टेटमेंट है। वॉलेंट्री मसल्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ये एक गलत स्टेटमेंट है। कार्डियक मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स, ये भी एक सही स्टेटमेंट है। स्केलेटल मसल्स और वॉलंटरी मसल्स, ये भी एक सही स्टेटमेंट है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 2। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा आज का लेक्चर। आगे लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग प्लांट कोऑर्डिनेशन के बारे में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।